Hello dear students, welcome to online teaching of Ajandar High School and Junior College. Dear students, this is Shahzad Yunus Patel sir and this is the lecture which is based on the topic DNA packaging in eukaryotes. Dear students, ये आज का topic है and if you remember in the last lecture I explained you about the DNA into prokaryotes. तो dear students, without wasting a time चलिए start करते हैं. नोट्स लेके तैयार रहिए आप और एक एक पॉइंट को समझिए. तो यूकेरियोट्स यानी जो यूकेरियोटिक सेल से बने हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बॉडी में, उनके सेल में, उनके न्यूक्लियस में डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है, डीएनए पैक कैसे होता है. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आप शॉपिंग जब ऑनलाइन करते हैं तो आपके पास जो शॉपिंग पैकेट आता है तो उसमें कोई भी चीज़ पैक होके आती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन एक छोटे से कम जितना साइज़ हो सके उतनी साइज़ में पैक करके वो भेजते हैं. तो बस ऐसे ही गॉड ने हमारे डीएनए को यूकेरियोट्स के न्यूक्लियस के अंदर पैक करके भेजा है और डियर स्टूडेंट्स वही हमको देखना है. वो बहुत अमेजिंग बात है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं यूकेरियोट्स के बारे में. यूकेरियोटिक सेल और यूकेरियोट्स आर द वेल ऑर्गेनाइज्ड, दे आर द ऑर्गेनिज्म विद द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, यूकेरियोट्स में, यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है, बहुत अच्छी तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, ये सब उधर एब्सेंट रहते हैं प्रोकैरियोट्स में. और डीएनए जो है इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो थ्रेड की तरह दिखता है, थ्रेड लाइन होता है. जैसे आपने थ्रेड देखा होगा तो थ्रेड की तरह ही होता है. तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी, इंट्रोडक्शन था. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट देखते हैं एंड इट इज रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड इट्स बाइंडिंग विद द अदर मटेरियल. ओके डियर स्टूडेंट, सो डीएनए it is associated with two types of material. One material is the histone protein and the another one is non-histone protein. Okay, यस स्टूडेंट्स, तो आपको मैं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि यूकेरियोट्स में डीएनए जो है वो एसोसिएटेड होता है, किसके साथ रहता है, हिस्टोन एज वेल एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ. जबकि हमने प्रोकैरियोट्स में क्या देखा था, डीएनए हिस्टोन एचयू प्रोटीन के साथ जो है बाइंड रहता है और रैप किया हुआ रहता है. लेकिन यहाँ पर दो तरह के प्रोटीन का रोल है. एक हिस्टोनिक प्रोटीन है जो हिस्टोन प्रोटीन जिसका नाम है, और दूसरा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बात किसने बताया था कि डीएनए इज associated with the histone as well as non-histone protein? It was reported by a very famous scientist R. Kornberg. R. Kornberg in 1974. Okay dear students, तो ये भी आप नोट करके रख सकते हैं. आर कॉर्नबर्ग ने 1974 में ये बात बताई कि डीएनए इन द यूकेरियोट्स इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन एंड द नॉन हिस्टोन प्रोटीन. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमको यही देखना है कि डीएनए यूकेरियोट्स में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ कैसे अपने एक न्यूक्लियस में जाके फिट बैठता है, यानी पैक होता है, वही हमको देखना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. अब कुछ पॉइंट वाइज में आपको ये समझा होगा. अब जाहिर सी बात है, यूकेरियोटिक सेल है, वेल ऑर्गेनाइज है, वेल इवॉल्व है, वेल डेवलप्ड है, तो इसका डीएनए भी थ्रेड की तरह है, क्रोमोसोम थ्रेड की तरह है, और उसमें जो डीएनए है वो डीएनए का अरेंजमेंट भी बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से हुआ है. तो डियर स्टूडेंट्स, तो डीएनए का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकेरियोट्स देन द प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. तो उसको समझने के लिए वन बाय वन हमको इस स्टेप वाइज इसको समझना पड़ेगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट इस एक्सप्लेनेशन में आता है, जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ऑक्टेमर फॉर्मेशन. यानी डीएनए को, क्रोमोसोम को यूकेरियोट्स में समझना है और वो कैसे फिट बैठता है न्यूक्लियस के अंदर उसके. तो इसके लिए हमको सबसे पहले स्टेप समझना होगा ऑक्टेमर फॉर्मेशन. तो आप नोट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. अब ऑक्टेमर फॉर्मेशन के लिए आपको मैं बताता हूँ कि हिस्टोन प्रोटीन इट इज़ रिच. पहले मैंने आपको बता दिया कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन जो है इसके साथ डीएनए फिट बैठता है
ओके, तो पहला देखना है हमको ऑक्टेमर फॉर्मेशन। ये ऑक्टेमर का क्या है और फर्स्ट स्टेप पहली नंबर पर इसको क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी पीछे रीजन देखिए क्या है। जो हिस्टोन प्रोटीन है डियर स्टूडेंट, हिस्टोन प्रोटीन इट इज रिच इन अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। प्रोटीन जो है इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन इज नथिंग बट अ चेन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ओके डियर स्टूडेंट, तो हिस्टोन एक प्रोटीन है और इसमें अमाइनो एसिड होंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड कौन से हैं, विच आर अमाइनो एसिड इज मोर इन नंबर इन द हिस्टोन प्रोटीन, वो दो है। कौन से हैं, नाम बता रहा हूं उनका। एक है लाइसिन और दूसरा है एर्जिनिन। दूसरा कौन सा है, एर्जिनिन। तो आप इसको एल और जी ए से याद रखें। एक है लाइसिन और दूसरा है एर्जिनिन। Okay, dear students, sorry for interruption. तो डियर स्टूडेंट्स, आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट ऑक्टेमर फॉर्मेशन। ऑक्टेमर फॉर्मेशन ये कैसे होती है और ऑक्टेमर काय को बोलते हैं वो मैं आपको बता रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हिस्टोन प्रोटीन है इट इज ऑलवेज रिच इन टू अमाइनो एसिड रेसिड्यू। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टू अमाइनो एसिड्स, लाइसिन एंड एर्जिनिन। ओके डियर स्टूडेंट, अब लाइसिन और एर्जिनिन नाम की जो अमाइनो एसिड्स हैं ये बहुत ज़्यादा है, इसमें हिस्टोन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। और ये क्या है, ये बेसिक अमाइनो एसिड है। कौन से अमाइनो एसिड्स है, बेसिक अमाइनो एसिड्स है, विच कैरी कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज ये कैरी करते हैं। याद रखिए डियर स्टूडेंट, डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज, और ये हिस्टोन के पास ये जो अर्जिनिन और लाइसिन सबसे ज़्यादा है, जो बेसिक अमाइनो एसिड्स है उनके पास है पॉजिटिव चार्ज। अब समझिए आप, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले एक साथ मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस हिस्टोन प्रोटीन with its lysine and arginine amino acid residue which is carrying the positive charge, they make a set। ये दोनों मिलकर यानी हिस्टोन प्रोटीन और प्रोटैमिन, कौन से वाले अमाइनो एसिड्स, ये वाले लाइसिन और एर्जिनिन, यानी हिस्टोन और प्रोटैमिन, ये दोनों मिलकर सबसे ज्यादा ये दोनों मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं एक सेट, यानी एक सेट बनता है। सेट में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है और उसमें अमाइनो एसिड सबसे ज्यादा कौन से हैं, लाइसिन और एर्जिनिन। तो ये सेट जो है, ऐसे सेट में हिस्टोन प्रोटीन के और जिसके साथ कॉम्प्लेक्स बना है लाइसिन और एर्जिनिन का, ऐसे कितने यूनिट्स होते हैं, द यूनिट्स 8 यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। टोटल इसमें 8 यूनिट्स होते हैं एक सेट में। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या आप समझ रहे हैं? ऑक्टेमर क्या बोलते हैं मैं बता रहा हूँ। ऑक्टा यानी होता है 8। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हिस्टोन प्रोटीन जो न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और एर्जिनिन नाम के सबसे ज़्यादा अमाइनो एसिड है जो इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो लाइसिन और एर्जिनिन और हिस्टोन ये वाला पार्ट एक मिलकर एक सेट बनता है। उस सेट में इस हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल होते हैं। कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 8। तो इसीलिए इस सेट को, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन जो लाइसिन और एर्जिनिन के साथ मिलकर सेट बनाया है, तो उसके 8 मॉलिक्यूल है, इसलिए उस 8 मॉलिक्यूल वाली स्ट्रक्चर को हिस्टोन की हम बोलते हैं ऑक्टेमर। और वो ऑक्टेमर इस तरह से यहाँ पर दिखता है। और वो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। तो सबसे पहला होता है H2A। H1 कहाँ है वो अभी आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ये है H2B, ये है H3 और ये है H4। डियर स्टूडेंट्स, ये नाम आप याद रखिए, ये है हिस्टोन प्रोटीन के नाम। ये चार ऊपर जो ऊपर 4 होते हैं, नीचे भी वही 4 होते हैं। तो इस तरह से 8 मॉलिक्यूल्स जो है हिस्टोन प्रोटीन के, जिसमें सबसे ज़्यादा लाइसिन और एर्जिनिन है। क्यों है? क्योंकि उनके पास पॉजिटिव चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन में वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्टेमर। तो डियर स्टूडेंट्स, डीएनए पैकेजिंग में सबसे पहली स्टेप हमने क्या देखी, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेमर। ऑक्टेमर में क्या रहता है, हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और एर्जिनिन वाले अमाइनो एसिड जहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं वो मिलकर सेट बनाते हैं। ऐसे 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है 8 यूनिट मिलते हैं और एक स्ट्रक्चर बनती है। उस स्ट्रक्चर को, जिसमें 8 मॉलिक्यूल्स है हिस्टोन प्रोटीन के, हम बोलते हैं ऑक्टेमर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया ऑक्टेमर फॉर्मेशन? आप इसको नोट कीजिए।
सो डियर स्टूडेंट, इन द फर्स्ट स्टेप आई एक्सप्लेन अबाउट द ऑक्टेमर फॉर्मेशन। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा ऑक्टेमर फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, ऑक्टेमर किसको बोलते हैं। ऑक्टा यानी एट मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन विच इज रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन अमीनो एसिड्स विच इज बेसिक अमीनो एसिड्स एंड कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो डियर स्टूडेंट उसको बोलते हैं ऑक्टेमर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको ये दिख रहा है, ये येलो कलर में इस तरह से जो एक थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये है डीएनए, ये डीएनए मॉलिक्यूल। और ये क्या है, ये ऊपर के चार और नीचे के चार, ये क्या है, ऑक्टेमर है। या स्टूडेंट्स ये है ऑक्टेमर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये ऑक्टेमर है। और ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोसोम में आपको समझा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, दिस डीएनए which is negatively charged। ऑक्टेमर में जो हिस्टोन प्रोटीन है जिसके पास लाइसिन और एर्जिनिन सबसे ज्यादा है, which is positively charged। ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं और ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, so this negatively charged DNA molecule it get wrapped around this octamer and form a structure। That structure is called nucleosomes। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऑक्टेमर और ऑक्टेमर को ये जो डीएनए है जो निगेटिवली चार्ज है वो उसको रैप हो जाता है, इस तरह से उस पर लपेटा जाता है। तो ये रैपिंग जो है डीएनए की अराउंड दिस ऑक्टेमर, ये एक स्ट्रक्चर बनाती है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। इसमें एक और प्रोटीन है जिसका नाम है H1 प्रोटीन। आपने देखा होगा ऑक्टेमर स्टार्ट होता है H2A से, H2A, H2B, H3, H4। तो न्यूक्लियोसोम में क्या होते हैं, जो ऊपर चार है नीचे वो चार रहते हैं मॉलिक्यूल्स, 8 यूनिट्स मैंने पहले बोल दिया था, 8 यूनिट्स उस सेट में रहते हैं। तो ये एक सेट को ऑक्टेमर बोलते हैं और इसके ऊपर अगर डीएनए रैप हुआ है तो इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम में डीएनए का वो पार्ट फ्रॉम वेयर इट इज अराइविंग इन द ऑक्टेमर, और वो पार्ट फ्रॉम वेयर इट इज लीविंग द ऑक्टेमर, यानी जहां से वो ऑक्टेमर के अंदर एंटर हो रहा है, अराइव हो रहा है। तो ये है इसका एंट्रेंस, और यहाँ से रैप होने के बाद ये एग्जिट हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये एंटर होने की जगह पर और एग्जिट होने की जगह पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो प्रोटीन डीएनए के इस पार्ट को बाइंड करके रखता है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड H1 हिस्टोन प्रोटीन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट आपके समझ में आया। H1 हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की एंट्री जहाँ पर होती है ऑक्टेमर में, वहाँ से इसको बाइंड करके रखता है, और जहाँ से डीएनए लीव करता है, एग्जिट करता है इस ऑक्टेमर में से, उसको वहाँ पर बाइंड करके रखता है। तो इसीलिए ये जो पार्ट दिख रहा है ये है H1 प्रोटीन। देखिए इसने यहाँ पर इसको बाइंड करके रखा है और एग्जिट होने वाले पार्ट को भी बाइंड करके रखा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। आई होप दो स्टेप आपके समझ में आ गई है, पहला ऑक्टेमर फॉर्मेशन और दूसरा न्यूक्लियोसोम। इसको आप नोट कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट, सेकंड स्टेप में हमने देखा न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन। ये आपके सामने एक न्यूक्लियोसोम है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बीड्स ऑन द स्ट्रिंग फॉर्मेशन। एक ऐसी स्ट्रक्चर जो ऐसी दिखती है जैसे कि बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, जैसे जो हार पहनते हैं गर्ल्स लोग, जो हार पहनते हैं उसमें कैसे मोती जो है एक के बाद एक पिरे हुए होते हैं, और उसमें एक थ्रेड जो है उनको लेकर चलता है, यानी एक थ्रेड में वो कंटिन्यू रहते हैं। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर कुछ डायमंड या मोती रहते हैं, तो उसको हम वो बीड्स ऑन द स्ट्रिंग की तरह वो स्ट्रक्चर दिखती है। यानी एक हार में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोती लगे हुए, डायमंड लगे हुए, लेकिन एक हार में एक थ्रेड है जिसने उसको कंटिन्यू करके रखा है, उस हार को पूरा कंटिन्यू करके रखा है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेज क्या है, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग फॉर्मेशन। बीड्स ऑन द स्ट्रिंग उसी को बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 200 बेस पेयरिंग्स वाला डीएनए का लॉन्ग थ्रेड जो है रहता है। अप्रोक्सीमेटली डीएनए का एक ऐसा लॉन्ग थ्रेड रहता है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयरिंग्स होते हैं, जिसमें से 146 बेस पेयरिंग, कितने बेस पेयरिंग, 146 बेस पेयरिंग जो है इस डीएनए के न्यूक्लियोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने छोटा करके बताया हो क्योंकि मुझे अब बीट्स ऑन द स्ट्रिंग आपको समझाना है, यानी एक हार की तरह दिखने वाली, नेकलेस की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर। तो देखिए ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर है। ये 3 न्यूक्लियोसोम मैंने ऐसे बनाया हूँ यहाँ पर। लेकिन एक फाइबर है जो कंटिन्यू चल रहा है और इसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। इसको क्या बोलते हैं, ये डीएनए के अंदर क्रोमेटिन फाइबर है विच इज एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स विच इज थ्रेड लाइक विच इज स्टेन कलर्ड एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये न्यूक्लियोसोम पे जाके कंटिन्यू उस पर रैप होते रहता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर दूसरे न्यूक्लियोसोम पे रैप होता है, फिर आगे बढ़ता है, इस तरह से आगे बढ़ते रहता है। तो न्यूक्लियोसोम पे जो क्रोमेटिन मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, उस टाइम पर न्यूक्लियोसोम पे कितने बेस पेयरिंग रैप हुए हैं, तो वो होते हैं ऑलमोस्ट 146 बेस पेयरिंग जो है उस पर रैप होते हैं। तो क्रोमेटिन मटेरियल जो डीएनए के अंदर है ये उसका एक कमाल है कि वो कंटिन्यू होता है ऑक्टेमर पर, यानी न्यूक्लियोसोम पर रैप होता है, फिर अगले न्यूक्लियोसोम पर जाके रैप होता है, फिर उसके बाद वाले न्यूक्लियोसोम पर जाके रैप होता है। तो स्ट्रक्चर इस तरह से दिखती है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिखती है इट इज कॉल्ड बीट्स ऑन द स्ट्रिंग। तो ये बीट्स ऑन द स्ट्रिंग आपको मैं यहाँ बताया, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अब डियर स्टूडेंट देखिए हम कहाँ से चले थे, हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन से हम चले थे। हिस्टोन प्रोटीन 8 मॉलिक्यूल मिले, ऑक्टेमर बना, ऑक्टेमर पे आगे डीएनए रैप हो गया, न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम थोड़ी थोड़ी दूरी पर न्यूक्लियोसोम पे क्रोमेटिन का फाइबर थ्रेड की तरह जो है डीएनए के अंदर वो आके रैप हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनी बीट्स ऑन द स्ट्रिंग, यानी एक हार की तरह दिखा। न्यूक्लियस में देखिए किस तरह से पैक हो रहा है डीएनए, और छोटा होते आ रहा है और छोटा होते आ रहा है, और इस तरह से रैपिंग करते करते ये स्ट्रक्चर बना। तो ये आप नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट। So, dear student, now we'll see the step number 4. Step number 4 है सबसे important, that is formation of chromosome, यानी अब क्रोमोसोम कैसे बनता है। हिस्टोन प्रोटीन हमने फर्स्ट टाइम पे देखा, उससे ऑक्टेमर बना, ऑक्टेमर से न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम से फिर बीट्स ऑन द स्ट्रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनी, और अब देखते हैं क्या बनता है। अब डायरेक्ट सीधी सी बात है, क्रोमोसोम बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो न्यूक्लियोसोम्स है डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियोसोम्स में क्या होता है, द डीएनए around the histone octamer it takes turns of 1/3 turns, वो 1/3 का टर्न लेता है। अब आपको मालूम है ऑक्टेमर में 8 मॉलिक्यूल्स है, जब इस तरह से वो टर्न लेता है तो जाहिर सी बात है एक दो जो है थोड़ा सा मिस करेंगे उस स्ट्रिंग को, यानी उस डीएनए के मटेरियल को मिस करेंगे। तो उसमें 8 में से 6 स्ट्रक्चर जो है वो उस न्यूक्लियोसोम के ऑक्टेमर पे रैप होती है, बाकी 2 जो है वो एक इधर रह जाती है, एक इधर रह जाती है। तो जो 6 मॉलिक्यूल्स है वो 6 मॉलिक्यूल्स जो है वो रैप होते हैं, और उस स्ट्रक्चर को जिसमें 6 मॉलिक्यूल उस ऑक्टेमर के ऊपर जो है रैप्ड हुए हुए रहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। तो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जब बीट्स ऑन द स्ट्रिंग में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है जो न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर रैप हो रहा है और ऑक्टेमर के ऊपर रैप हो रहा है, तो उसमें से 8 में से 6 मॉलिक्यूल रैप होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्रोमेटिन जो मटेरियल है जो डीएनए के अंदर है, जो बिट्स ऑन द स्ट्रिंग बना रहा था, मैंने आपको बताया था, इट गेट पैक्ड टू फॉर्म द सोलेनॉइड स्ट्रक्चर ऑफ 30 नैनोमीटर। वो क्रोमेटिन पैक्ड होते जाता है, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाते जाता है, ऐसा करते करते कंडेंस्ड होते होते वो 30 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर बनाता है, यानी 300 एंगस्ट्रॉम का स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस तरह से ये रैप होते रहता है। देखिए ये क्रोमेटिन फाइबर है, ये लिंकर डीएनए जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से लिंक कर रहे हैं, और ये है वो ऑक्टेमर के 6 स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। तो इसमें डियर स्टूडेंट ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये इनको लिंक किया है, फिर वो स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होने के बाद सोलेनॉइड स्ट्रक्चर को बढ़ाते 30 नैनोमीटर तक बढ़ाता है। उसके बाद स्ट्रेच होने के बाद डियर स्टूडेंट इट सुपरकॉइल एंड फॉर्म एंड टेंड्स टू फॉर्म द लूप, और फिर कॉइलिंग उसमें होती जाती है, जो कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। ये जो स्ट्रक्चर है अब ये कॉइल होते रहेगा, और कॉइलिंग की वजह से ये जब डियर स्टूडेंट सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनती है तो ये कैसी दिखती है, टेलीफोन के वायर की तरह। टेलीफोन का वायर अगर आपने देखा होगा तो टेलीफोन के वायर की तरह ये स्ट्रक्चर दिखती है सोलेनॉइड स्ट्रक्चर।
और वो टेलीफोन के वायर वाली स्ट्रक्चर अगर फिर से सुपर कॉइल्ड हो जाए तो वो लूप बनाती है और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आप याद रखिए, क्रोमैटिन फाइबर उसको बोलते हैं। क्या बन गया अभी? क्रोमैटिन फाइबर बन गया। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर है डियर स्टूडेंट्स, ये क्रोमैटिन फाइबर अब कंडेंस्ड होता है और ज़्यादा कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद फिर सेल डिवीजन में जो मेटाफेज स्टेज आती है, मेटाफेज स्टेज, उस मेटाफेज स्टेज में जाके कंडेंस होने के बाद ये क्रोमोसोम बन जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से एक यूकेरियोटिक सेल में डीएनए पैक होता है और उसके ऊपर उसकी वजह से जो है ये क्रोमोसोम बनता है। ये स्ट्रक्चर में अभी तक हमने सबसे बड़ा रोल देखा हिस्टोन प्रोटीन का, लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि कॉर्नबर्ग ने ये बताया था 1974 में कि डीएनए इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन एज वेल एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन कौन से हैं वो हम देखते हैं, जब तक आप ये नोट कीजिए। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब हमने ये तो देख लिया कि डीएनए किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो है फिट होता है, उसमें हिस्टोन का रोल देख लिया। हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल लाइसिन और अर्जिनिन वाले रिच वाले अमीनो एसिड रेसिड्यू में मिले और एक 8 मॉलिक्यूल का सेट बनाया, उसको ऑक्टेमर हमने बोला। ऑक्टेमर पे जब डीएनए रैप हो गया तो उसको न्यूक्लियोसोम्स हमने बोला। न्यूक्लियोसोम्स के बाद जो है उसके बाद जो है न्यूक्लियोसोम्स के बाद जो है न्यूक्लियोसोम्स जो है उसने बीट ऑन द स्ट्रिंग्स बनाया। बीट ऑन द स्ट्रिंग्स के बाद वो क्रोमैटिन सोलिनॉइड बना, यानी टेलीफोन वायर की तरह बना। उसके बाद वो स्ट्रक्चर जो है कन्वर्ट होकर न्यू क्रोमैटिन फाइबर बनी और क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस्ड होकर सेल डिवीजन के टाइम पर वो बन गया क्रोमोसोम्स। लेकिन कंडेंसेशन में किसने रोल प्ले किया और इसको कंडेंस करने में कौन रोल अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इट डिपेंड्स ऑन द नॉन स्टोन प्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट, नॉन स्टोन प्रोटीन जो है दो है, एक है हेटेरोक्रोमैटिन और दूसरा है यूक्रोमैटिन। तो चलिए शॉर्टकट में 2 मिनट के अंदर मैं समझा देता हूँ स्टोन प्रोटीन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन का रोल क्या है। हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, दीज आर द 2 नेम्स ऑफ द नॉन स्टोन प्रोटीन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हेटेरोक्रोमैटिन की पहले डिटेल बताता हूँ, फिर उसके बाद यूक्रोमैटिन की। तो ये नॉन स्टोन प्रोटीन है और इसका क्या रोल है? सो डियर स्टूडेंट, दिस टर्म वाज गिवन बाय द हिट्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये हेटेरोक्रोमैटिन नाम का नॉन स्टोन प्रोटीन जो है ये टर्म दिया था। एंड इट इज प्रेजेंट 2 to 3 टाइम मोर इन द डीएनए देन द यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन के कंपैरिजन में हेटेरोक्रोमैटिन 2 से 3 टाइम मोर प्रेजेंट है, यानी ये ज्यादा है ये कम है। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए सेल डिवीजन में जो इंटरफेस स्टेज आती है और प्रोफेज स्टेज आती है, कौन से वाली? इंटरफेस एंड प्रोफेज स्टेज। उस इंटरफेस और प्रोफेज स्टेज में डियर स्टूडेंट जो क्रोमोसोम्स है इट रिमेन इन द कंडेंस्ड स्टेट। क्रोमोसोम जो है कंडेंस्ड स्टेट में रहता है, यानी कंडेंस्ड हुआ रहता है। कब? इंटरफेस और प्रोफेज वाले सेल डिवीजन वाले स्टेज में क्रोमोसोम कंडेंस कंडीशन में रहता है, कंडेंस स्टेट में रहता है। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हेटेरोक्रोमैटिन मटेरियल एट दैट सेगमेंट। वो सेगमेंट जो कंडेंस्ड हुआ है और बहुत देर तक वैसी कंडीशन में रहता है इंटरफेस और प्रोफेज में, ऐसा पॉसिबल होता है बिकॉज उस वहां पर कौन सा प्रोटीन है? नॉन स्टोन प्रोटीन, हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन क्या करता है? कंडेंसेशन करके रखता है, क्रोमोसोम को कंडेंस रखता है वहां पर। तो देखिए बहुत बड़ा रोल है इसका। और हेटेरोक्रोमैटिन क्या है? जेनेटिकली मोस्टली इट इज इनएक्टिव, जेनेटिकली इनएक्टिव होता है ये और स्ट्रॉन्ग स्टेन लेता है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो, और डार्क कलर का अपीयर होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और अगर इसकी पोजीशन देखेंगे क्रोमोसोम के अंदर तो सेंट्रोमियर, टीलोमियर और इंटरकैलेक्टेड पैलेट जो होती है, सेंट्रोमियर टीलोमियर के नियर में ये प्रेजेंट होता है। इट इज एक्चुअली प्रेजेंट नियर द सेंट्रोमियर, टीलोमियर एंड द इंटरकैलेक्टेड। तो दिस इज अबाउट द हेटेरोक्रोमैटिन। हिट्स ने ये टर्म दिया 3 टाइम मोर एज कम्पेयर टू यूक्रोमैटिन जो ये प्रेजेंट रहता है इंटरफेस और प्रोफेस में क्रोमोसोम। बस इसमें एक ही बात याद रखने लायक है सबसे इंपॉर्टेंट कि जब इंटरफेस और प्रोफेस वाली स्टेज आती है सेल डिवीजन की डियर स्टूडेंट, तो उस टाइम पे क्रोमोसोम कंडेंस्ड कंडीशन में रहता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हेटेरोक्रोमैटिन। आप चलिए देखते हैं यूक्रोमैटिन के बारे में। तो यूक्रोमैटिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो
क्रोमोसोम का जो सेगमेंट अनकंडेंस रहता है या नॉन कंडेंस रहता है, नॉन कंडेंस कंडीशन में जो रहता है, नॉन कंडेंस कंडीशन में क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूक्रोमेटिन। यानी यूक्रोमेटिन का काम है कंडेंस क्रोमोसोम को नॉन कंडेंस करना, यानी इसको नॉन कंडेंस वाली कंडीशन में लेकर आना। तो नॉन कंडीशन वाली कंडीशन में लेकर आने का काम जो क्रोमोसोम को करता है वो ये वाला प्रोटीन करता है जिसका नाम है मींस एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस हेटेरोक्रोमेटिन इसका काम है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये ट्रांसक्रिप्शनली भी एक्टिव है और जेनेटिकली भी एक्टिव है, तो ये एक्टिव प्रोटीन है। ओके डियर स्टूडेंट, और अगर स्टेन की बात करूं मैं तो ये लाइट स्टेन लेते हैं। कौन सी वाली स्टेन लेते हैं? लाइट स्टेन। यानी हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दोनों का एक दूसरे से फंक्शन जो है एकदम डिफरेंट है। काम क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन क्रोमोसोम को कंडेंस करके रखता है, कंडेंसेशन वाली स्टेट में रखता है, और यूक्रोमेटिन जो है नॉन कंडेंस वाली स्टेज में रखता है। तो दिस इज अबाउट डियर स्टूडेंट्स द डीएनए पैकेजिंग इन द यूकैरियोट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।